अस्सलामुअलैकुम। अर्शी की कहानी चैनल पे आपका सबका स्वागत है। मैं अपनी बीवी की कब्र पर रोज़ाना फातिहा पढ़ने जाता तो देखता कि 5 मर्द मेरी बीवी की कब्र के पास खड़े हुए और मुझे देखते ही चले जाते हैं। मैंने अम्मा से पूछा तो अम्मा बोली, बेटा सच तो ये है कि तेरी बीवी के बहुत से यार हैं जो सब वहाँ जाते हैं। मुझे फ़ौरन से अपनी बीवी से घिन आने लगी। इस रात मेरी बीवी ख्वाब में आई और बोली, मेरी कब्र खोलो। आधी रात को मैंने बीवी की कब्र खोदने गया और जूं ही कब्र खोदी तो अंदर झांकते ही मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई। मेरी बीवी को मरे हुए आज 10वां दिन था। अपनी बीवी की कब्र पर रोज़ाना फातिहा पढ़ने जाता था तो मेरी बीवी की बहुत नेक और बहुत अच्छी और थी। वो एक समझदार खातून थी। एक दिन अचानक इसकी मौत हो गई। आज भी जब मैं इसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने आया तो देखा कि 5 मर्द मेरी बीवी की कब्र के पास खड़े हैं और मुझे देखते ही वो वहाँ से चले गए। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि ये कौन लोग हैं, मेरी बीवी की कब्र पर क्या कर रहे हैं। खैर फिर अक्सर ऐसा होने लगा। रोज़ाना मेरी बीवी की कब्र के पास मर्द खड़े होते और मुझे देखते ही चले जाते हैं। मैं अम्मा से पूछा तो बोली, बेटा सच तो ये है कि तेरी बीवी के वो सभी लोग रोज़ तेरी बीवी की कब्र पे आकर अफसोस करते हैं। तेरी बीवी बहुत बदकिरदार थी। मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि तेरा घर ना ख़राब हो। मुझे फ़ौरन से बीवी से घिन आने लगी। इस रात मेरी बीवी ख्वाब में आई और बोली, मेरी कब्र खोलो। आधी रात को मैंने बीवी की कब्र खोदने गया तो जो ही कब्र खोली अंदर झांकते ही मेरे पाँव से तले ज़मीन निकल गई। मेरा नाम कासिम है। मेरी उम्र 40 साल है। मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन काम की वजह से अक्सर बाहर ही रहता हूँ। असल में मैं एक फ़ौजी हूँ और आप सब जानते ही हैं कि फ़ौजियों को घर में रहना कम ही नसीब होता है। मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी थी। 16 साल की उम्र में ही मैं यतीम हो गया था। माँ ने बहुत मेहनत की और इंटर के बाद मैं फ़ौज में भर्ती हो गया, लेकिन मेरी फ़ौज में जाने का कोई दिल न था क्योंकि मेरे जाने के पीछे माँ अकेली होती थी। लेकिन माँ ने मुझे अपनी कसम देकर भेज दिया। 4 साल की तवील ट्रेनिंग के बाद घर आया तो माँ ने मेरी मंगनी कर दी और फिर मैं वापस चला गया। अगले 4-2 साल बाद छुट्टियां पर आया तो माँ का अकेलापन देखकर वापस जाने का दिल ही नहीं किया। अम्मा को जब पता चला कि मैं वापस नहीं जा रहा तो उसने मेरी कहा कि शादी कर लो, इस तरह मेरे पास तुम्हारी दुल्हन आ जाएगी, फिर मैं अकेली नहीं रहूँगी। वो दोनों थीं तो औरतें ही, लेकिन फिर माँ ने मुझे मना लिया। मेरी बीवी बहुत नेक, अच्छी और पारसा थी और बहुत खिदमतगुजार थी। मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। वो बहुत जल्द इनसे घुल मिल गई। अब माँ की तरफ से कुछ मुतमईन हो गया था। खैर दिन गुज़रते गए और मेरी जाने का वक्त आ पहुँचा। अपनी बीवी को माँ के ख़ास ख्याल रखने की ताकीद की, हालांकि उसकी ज़रूरत न थी। मैंने कभी शिकायत का मौका न दिया था, लेकिन माँ मेरे लिए बहुत ख़ास थी। अब्बा के ख़त्म होने के बाद इन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। कभी मुझे ये एहसास न होने दिया कि मैं यतीम हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी थी। सोसाइटी में सब इसे बहुत पसंद करते थे और इसे सब माँ बीबी कहकर बुलाते थे। जिस दिन मैं जाने को निकला, जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला तो देखा आगे 2 औरतें खड़ी हैं। इन्होंने अपने चेहरे नामहसूस तरीके से छुपाए हुए थे। मुझे देखकर एकदम बौखला गईं और एक दूसरे से कहने लगीं कि चल चल यहाँ से चल, हमें आज यहाँ नहीं आना था। मैं नासमझी से इनकी तरफ देख रहा था कि इनमें से एक बोली कि माफ़ कर दो बेटा, हम शायद गलत पते पर आ गए हैं, हम चलते हैं। मैं हैरानगी से इनकी तरफ देख रहा था। वो कुछ मशकूक सी लग रही थीं। एक ने अपने बाजू में कोई पोटली रखी हुई थी। जाने में इस क्या था।
मैंने हैरत से सर झटका। मुझे इस किस्म के लोगों से शदीद नफ़रत थी। मैंने एक नज़र मुड़कर दरवाज़े के साथ लगी अम्मा के नाम की नेम प्लेट देखी, जिसमें सुनहरे लफ्ज़ों में माँ का नाम लिखा हुआ था। मैंने दिल ही दिल में कोई अंधा ही होगा जो इसके बावजूद दरवाज़ा खटखटा कर कहेगा कि गलत पते पर आ गए हैं। मुझे एहसास हुआ कि मैं काफ़ी देर से यहाँ खड़ा हूँ, मुझे देर हो रही है। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर वहाँ से निकल आया और साथियों से मिला और ड्यूटी पर जाने के लिए निकल पड़ा। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। मैं चौकी जिस जगह करीब था वहाँ महीने में 1-2 दिन की छुट्टी लेकर चला आता। कल मुल्क के हालात भी अच्छे थे और इसी छुट्टी भी मिल जाती थी। अब मैं बहुत पुरसुकून था। मेरी बीवी मेरे घर और मेरी माँ को बहुत अच्छी तरह संभाल रही थी। कभी मुझे उस पर बेहद फ़ख्र होता कि मेरी उम्मीदों पर पूरा उतर रही है, वरना शादी से पहले मेरे दिल में डर था कि कहीं कुछ लड़की ऐसी होती हैं कि मेरी माँ का ख्याल रखेंगी कि नहीं रखेगी, क्योंकि आजकल की लड़कियाँ सास और ससुर को कम ही पूछती हैं। मैं घर पर हुक्मरानी जमा कर सास ससुर को किनारे लगा देती हैं, लेकिन मेरी बीवी ने मेरे सारे ख़दशात गलत साबित कर दिए थे। उसने पहले दिन ही मेरी माँ को अपनी माँ मान लिया था, बल्कि इनको बेटी बनकर दिखाना भी था। महल्ले की औरतें जब देखने आती तो इन्होंने कहा, बहन तुझे तेरे काम की वजह से इतनी अच्छी बहू मिली, वरना आजकल बहुएं कहाँ सास को मुँह लगाती हैं। खैर दिन गुजरते जा रहे थे। मैं घर फ़ोन करके खैर खैरियत मालूम करता रहता हूँ। दिन भी जब मैंने फ़ोन किया तो उसकी बहुत घबराई हुई आवाज़ आई। वो शायद रो रही थी और बहुत खौफज़दा थी, लेकिन रोती रही। और मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ है, क्यों रो रही हो, सब ठीक तो है ना, माँ कैसी है, किधर हैं, मेरी बात करवाओ। तो आगे से इसने जो कहा उसे सुनकर मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल बंद हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या हो रहा है। मेरे कानों में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी कि अम्मा नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। मैंने कल से उन्हें हर जगह ढूंढ चुकी हूँ, लेकिन इनका कोई पता नहीं लग रहा है। मैंने इनसे कहा कि तुम्हें मैंने इन्हें कहीं जाने ही क्यों दिया, वहाँ तुम इतनी लापरवाही क्यों की। उसने कहा कि कल कुछ औरतें आई थीं, वो बहुत घबराई हुई थी, वो उन्हें अम्मा को साथ जाने को तैयार हो गई। मैंने पूछा तो अम्मा ने कहा कि तुम दरवाज़ा बंद करो और 1 घंटे तक आ जाऊंगी। मैंने पूछा कि आप जा कहाँ रही हैं, तो इन्होंने कहा कि जो अब जवाब न दिया, वो बहुत जल्दी में थी और चली गई। मैंने 2 घंटे इनका इंतज़ार किया, वो नहीं आई। फिर मैंने मोहल्ले के हर घर में जाकर पूछा, लेकिन सब लाइल्म हैं। और उसने आपको कोई कॉल की, बहुत कोशिश की, लेकिन आपका नंबर बंद था। मैंने कहा कि अच्छा तुम हौसला रखो और मुझे बताओ कि अम्मा इससे पहले भी कभी कहीं गई हैं या कल ही, क्योंकि मेरे जहन में था कि तन्हाई की वजह से अक्सर अम्मा सोसाइटी में सबके घर आती जाती रहती थी, तो हो सकता है कि वहाँ कहीं गई हूँ। लेकिन फिर भी परेशानी की बात यह थी कि वो रात को भी कहीं नहीं रहती थी। मेरी बीवी ने भी यही बात कही कि सोसाइटी में सब अम्मा को बहुत मोहब्बत करते हैं, तो इन्होंने घबराते हुए रहते हुए कहा, लेकिन अम्मा रात को कभी घर से बाहर नहीं गई। मैंने इसे कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं आने की कोशिश करता हूँ, तुम तब तक सोसाइटी में किसी से पूछो, हो सकता है किसी को कुछ पता हो। उसने जी ठीक है कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मैंने इसे तो तसल्ली दे दी, लेकिन हकीकत में खुद बहुत परेशान था और ऊपर छुट्टी का भी मुश्किल था, क्योंकि मैं अभी 15 दिन पहले घर होकर आया था। अभी मुझे मुश्किल आधा घंटा ही हुआ था कि मेरा फ़ोन फिर से बजने लगा। देखा तो मेरी बीवी की कॉल थी। मैंने इसी लम्हे को देर न की और बग़ैर कॉल उठाई तो आगे से मेरी बीवी ने कहा कि अम्मा आ गई हैं। मैंने सुकून का सांस खारिज किया और कहा कि कैसी हैं, कहाँ थी, वो बात करवाओ। मेरी अम्मा ने फ़ोन अम्मा को दिया तो मैंने कहा, अम्मा को सलाम किया और पूछा कि अम्मा कैसी हैं, आप किधर चली गई थीं, यूँ ही बताकर। तो अम्मा ने कहा, सईदा बेटा परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, मैंने अक्ल ही नहीं है यूँ ही तुझे परेशान कर दिया। मैंने कहा, आप
थी कहाँ, तो 2 दिन तक परेशानी तो होती ही। तो अम्मा ने कहा कि बेटा, मेरी एक सहेली थी, वो बहुत बीमार थी, मुझसे मिलना चाहती थी, तो इसकी बेटियां मुझे बुलाने आ गई थी। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, तो मैं जल्दी से बहू को बता बगैर निकल गई, क्योंकि मुझे यही लगा था कि मैं घंटे तक आ जाऊंगी। लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि इन्होंने अपनी रिहाइश अलग कर ली है। वहाँ जाने में ही सिर्फ 4 घंटे लग गए। रात पड़ गई तो किसी के आने न दिया। सोचा सुबह सवेरे निकल, लेकिन वो बेचारी सुबह सवेरे चल बसी। अम्मा ने ये कहते हुए रो पड़ी। फिर कहा कि मुझे बहू की बहुत फ़िक्र थी, लेकिन मजबूरी थी कि लोग क्या कहते कि मैयत अभी पड़ी हुई है और बचपन की सहेली चल पड़ी। जैसे ही उसने फ़ोन हुई वो फ़ौरन आ गई। मैंने शुक्रिया किया कि अम्मा ठीक थी। मैंने कहा, अच्छा अम्मी, आराम करें, आप थक गई होंगी, मैं सुबह फ़ोन करूँगा। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन साथ साथ मेरी परेशानी अम्मा की तरफ से अक्सर गायब रहने लगी थी। मैं जब कभी पूछता, कभी कोई बात। इधर मुल्क के हालात भी नासाज होते जा रहे थे। हमारी ड्यूटी भी तब्दीली होती चली जा रही थी। कभी कहीं जिसे लगा दी जाती। वहाँ कॉल मिलना भी नामुमकिन था, लेकिन अगर कभी मिल भी जाती तो मुझे ज़्यादातर यही खबर मिलती कि अम्मा आज इतने बजे गईं, इतने बजे आईं, कल गईं, आज आईं, कभी क्या तो कभी क्या। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अम्मा को हो क्या गया है। मेरी बीवी भी बहुत परेशान रहने लगी थी। ये परेशानियाँ वक्ती नहीं थीं। अब तो हमारे घर पर परेशानियों ने डेरा ही डाल लिया था, और अब इनके वहाँ से जाने का दूर दूर तक कोई इरादा न था। अम्मा का रूटीन से मेरी बीवी को रोज़ बरोज़ उलझती जा रही थी। एक दिन मुझे इसकी काली कॉल आई तो बहुत जल्दी में लग रही थी। इसने कहा, मैंने आपको कुछ बताना है। मैंने कहा कि हाँ बताओ। उसने कहा कि असल में वो इतने में कॉल ड्रॉप हो गई। इसके बाद मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कॉल न लगी। उसकी खैर में भी ड्यूटी था, अच्छी से इंतज़ार था, जो कि मिलना नामुमकिन नज़र आ रहा था। दिन इसी तरह गुज़रते जा रहे थे। हमारे घर में भी रोज़मर्रा की तरह सास बहू के झगड़े शुरू हो चुके थे, लेकिन कोई भी बुनियादी वजह नज़र नहीं आ रही थी। बात करता तो वो रोते हुए बहू की शिकायत का दफ्तर खोल लेती, और बीवी से बात करता तो वो पास सास के ख़िलाफ़ पूरी लिस्ट होती। मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह होकर रह गई। जिन 2 औरतों पर मैं भरोसा करता, मुझे उन पर फ़ख्र होता था कि इनको एक साथ इत्तेफाक से मिल जाकर रहते देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करता था। आज अभी इन्हीं औरतों ने मुझे खुदा का शिकवा करने पर मजबूर कर दिया था। अब मुझे ये लगने लगा था कि मैंने शादी की शदीद गलत कर दिया है। अम्मा अकेली ही खुश थी और मेरी ज़िंदगी में भी सुकून था। फिर अचानक नज़र अपने वर्दी पर पड़ी और बेइख्तियार खुदा का शुक्र अदा किया कि घर नहीं रहता था, वरना इन दोनों के पास रहकर पता नहीं मैं रोज़ रोज़ की चिक सुनकर पागल ही हो जाता। वो औरतें के दरमियान मेरी तरह बहस गया। एक तरफ माँ थी और एक तरफ बीवी। न जाने क्यों, लेकिन मुझे मेरी बीवी की बातें सच्ची लगती थीं, लेकिन फिर दूसरी तरफ भी माँ थी। दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन मुझे हैरत अंगेज़ तौर पर 1 महीने की छुट्टी दे दी गई। हालांकि मैंने कोई दरख्वास्त नहीं दी थी। खैर, मैंने अपना सामान बांधा और घर के लिए निकल पड़ा। मुझे नहीं पता था कि घर पहुंचने पर एक क़यामत आमेज़ इंतज़ार कर रही है। इधर मेरी दुनिया लुट चुकी थी और उधर मैं मज़े से सफ़र एंजॉय कर रहा था। मेरे वहम गुमान में भी न था कि ये छुट्टियां मुझे किस लिए दे दी गई हैं। 2 दिन के तवील सफ़र के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। सातों आसमान एक साथ मुझ पर टूट पड़े। क़यामत गुज़र चुकी थी, और मैं कितना बदनसीब शख्स था कि जब अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि घर के सहन में कुछ औरतें बैठी हैं, दाने पढ़ रही हैं और कुछ सिपारे पढ़ने में मशगूल थीं। एक तरफ कुछ मर्द हज़रात खाना पकाने में और पकवाने में मसरूफ़ थे, और दूसरी तरफ इधर उधर फल काटे जा रहे थे। हमारे घर पूरी सोसाइटी के लोग जमा थे, लेकिन इनमें मुझे अम्मा और मेरी बीवी कहीं नज़र न आई थी। मुझे एकदम कुछ गलत होने का एहसास हुआ, और दिल ही दिल में कहा, अल्लाह करे जो मैं सोच रहा हूँ वो सब झूठ हो और ये सब एक ख्वाब हो।
मैं भागकर अम्मा के कमरे में गया तो एक सुकून में लहर जिसमें दौड़ गई। अम्मा जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी और फ़ौरन अम्मा तक गया, लेकिन जैसे ही इनके चेहरे पर नज़र पड़ी एकदम खौफज़दा हो गया। अम्मा की आंखें सूजी हुई थीं, जैसे वो काफ़ी देर तक रोती रही हों। अम्मा ने जैसे ही मुझे देखा तो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो दी और इनकी अगली बात ने मेरा कलेजा चीर दिया। वो ज़ारो क़तार रो रही थी और साथ ही कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं तेरी अमानत संभाल न पाई। मेरा बेटा लुट गया है, मैं भरी जवानी में रोग लग गया है। अभी तो उसने अपनी औलाद की खुशी भी न देखी थी और अल्लाह जाने किसकी नज़र खा गई। मेरा बच्चे की हंसती बसती दुनिया उजड़ गई, मेरा बच्चा अकेला हो गया। मैं हैरत का मंजूसा बना अम्मा के गले लगा हुआ था। जो कुछ मेरे कान सुन रहे थे इस पर यकीन करना मुश्किल था। मैंने बेसाख्ता अपनी बीवी को आवाज़ें देना शुरू कर दी और कहा कि कहाँ हो तुम, जल्दी इधर आओ, अम्मा के लिए पानी लेकर आओ। आवाज़ें सुनकर अम्मा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बाहर की औरतें उठकर कमरे के दरवाजे में खड़ी हो गईं। मैं मुंह पर हाथ रख कर रोने लगी। इनमें से कोई मेरी तरफ अफसोस से देख रही थी तो कोई देख रही थी नज़र से। हमारी हमदर्दी थी और किसी की नज़रों में तरहम था। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, तेरी बहू कहाँ है? यकीनन सो रही होगी। इसे तूने बहुत सर पर चढ़ा लिया है। इसे नहीं पता कि शौहर आ गए घर तो पानी पूछने। मैंने खुद उठाकर लाता हूँ। जैसे ही अम्मा के पास से उठा मुझे पकड़कर चारपाई पर बैठा लिया और बोली कि तुझे सदमा लग गया है, तू यूं ही बैठ, तेरी बीवी चली गई है, वो हमेशा के लिए गई है, अब मैं कोई नहीं जगा सकता। तूने इसे मेरे साथ छोड़ा था, लेकिन वो मुझे बूढ़ी को फिर अकेला कर गई है। इसे ज़रा ख्याल नहीं आया कि तेरा न सही मेरा ही पीछा किए लिए रहती। अब कोई तुझे पानी नहीं पूछेगा बेटा, तेरी बीवी मर गई है, अब कभी नहीं आएगी, वो कभी नहीं उठेगी। माँ के अल्फाज थे या कोई मौत का ऐलान। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे कानों में पिघलता शीशा डाल दिया गया हो। मुझे लगा जैसे मेरे दिल की धड़कनें रुक गई हों। मुझ पर तो जुल्म के पहाड़ टूट पड़े थे और मैं लाइल्म था कि मेरी शरीके हयात, मेरी अजीज़ो जान बीवी मुझे 2 दिन पहले ही छोड़कर जा चुकी है। मैं बदनसीब शख्स उसका आखिरी दीदार भी न कर पाया था। कैसा साथ था हमारा, मैं तो इसकी मैयत को कंधा भी न दे सका। मैं अम्मा को गोद में सर रखकर बच्चों की तरह रो रहा था। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। हमें वर्दी में देखकर लोग सोचते हैं कि कितना खुशकिस्मत है, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि वतन के लिए हम लोगों के हिस्से में कितने बड़े बड़े दुख आते हैं। असल में हम खुश नसीब नहीं बदनसीब होते हैं। खुश नसीबी सिर्फ़ इस वक्त होती है जब हमें ताबूत में बंद करके शहर के तौर पर लाया जाता है, और इसके अलावा तो हमारी ज़िंदगी बदनसीब ही होती है। हम अपने अजीज़ों जान रिश्तेदारों को खो देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हमारे दिल व जान से प्यार हम जिसे इतना ज़्यादा चाहते हैं उनको मुंह मोड़कर देख भी नहीं पाते। उन्हें मिट्टी तले सो जाएं, लेकिन हमें खैर खबर भी नहीं मिलती कि हमारे बच्चे हमारे गैर मौजूदगी में क्या क्या होता रहता है। जब अपने दिल का सारा गुबार निकाल के उठा तो अम्मा ने कहा कि मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने तुझसे आखिरी दीदार भी छीन लिया, लेकिन मैं क्या करती। जनाजे की हालत ऐसी नहीं थी कि 2 दिन रखा जाता। मैंने उसे दफनाना पड़ा। मैं माँ की बात पर चौंक पड़ा और माँ से पूछा कि क्या मतलब, जनाजे की हालत ऐसी नहीं थी, क्या हुआ था उसे, उसकी मौत कैसे हुई। अम्मा एक पल के मेरे सवाल सुनकर गड़बड़ा गई और फिर फ़ौरन बोली कि वो इस छत से कपड़े उतारने गई थी और छत की एक तरफ से रेलिंग टूटी हुई थी। वो ये जानती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे वो इस तरफ चली गई। मैं नमाज़ पढ़ रही थी कि मुझे इसकी चीखें सुनाई दीं। साथ ही ऐसा लगा कि कोई सहन में आकर गिरा हो। भागी भागी बाहर गई तो देखा कि वो खून से लथपथ पड़ी है। पड़ोस वाली भाई साहब की मदद से अस्पताल लेकर गई तो पता चला कि सर पर बुरी तरह फट गया है। पसलियाँ और कमर की हड्डी चूर चूर हो गई थी। मैं 20 मिनट ज़िंदा रही और
जान दे दी। ये कहते हुए अम्मा एक बार फिर रो पड़ी और उनको तसल्ली देकर कहा कि कब्र पर जाना चाहता हूँ। अम्मा ने एक पड़ोसी के साथ मुझे कब्रिस्तान भेज दिया। मेरी बीवी की कब्र एक कोने में बनी हुई थी। मैं काफ़ी देर तक वहाँ बैठकर अपना दिल हल्का करता रहा और फिर उठकर घर आ गया। आज इसकी तीसरी की थी। दुआ थी। दुआ के बाद रात में और अम्मा बैठे थे कि पड़ोस में ख्वातीन आ गई और कहा कि बेटा तेरी माँ आज तीसरा दिन है और रो रही है, ऐसे हार्ट हो जाएगा। तेरे बीवी की मौत पर इन्हें थोड़ी देर के लिए हमारे साथ भेज दे, थोड़ी बहल जाएंगी। अम्मा के हार्ट अटैक वाली बात सुनकर मैं हैरत ज़दा हो गया। अम्मा ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई थी? खैर मैंने माँ को इनके साथ भेज दिया और उठकर कमरे में आ गया। अम्मा रात को 1 बजे वापस आईं। साथ वो खातून भी थीं। इन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ को नींद की गोली दी थी ताकि सो जाएं, क्योंकि वो किसी तौर चुप नहीं हो रही थीं। अभी जागी हैं तो ले आई हूँ। तो मैंने तो कह रही थी कि रुक जाएं इधर ही, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरा बेटा अकेला है। मुझे अपनी माँ पर बेसाख्ता प्यार आया। मेरी माँ कितनी अच्छी थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इस माँ को कितनी भयानक औरतें छिपी हुई। 10वां दिन था। रोज़ाना उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने जाता था, लेकिन वहाँ आकर मुझे खुद देखने को मिलता कि मुझे बहुत हैरत होती थी। मैं बहुत ज़्यादा सोचता, लेकिन मुझे सब कुछ समझ में नहीं आता। जब भी इस कब्र पर आता तो देखता कि वहाँ 5 आदमी खड़े हैं। मुझे देखते ही वो वहाँ से चले जाते और मैं बड़ा परेशान होता कि आखिर ये लोग कौन हैं और यहाँ मेरी बीवी की कब्र पर क्यों खड़े होते हैं। आज भी जब इसकी कब्र पर आया तो देखा वो 5 आदमी फिर से वहाँ खड़े हैं। मुझे देखते ही वहाँ से चले गए और मुझे बहुत तजस्सुस हुआ कि मैंने सोचा कि अम्मा से पूछता हूँ कि माजरा आखिर क्या है। जब मैंने माँ से पूछा तो माँ ने कहा बेटा दरअसल बात यह है कि वो सब तेरी बीवी के यार थे और इससे मरने के बाद भी इन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा है। मैं अम्मा की बात सुनकर हैरत से माँ की तरफ देख रहा था। अम्मा ने कहा कि यही सच है। मैंने कभी तुझसे इसके लिए नहीं बताया कि कहीं तेरा घर ना उजड़ जाए, और दूसरा इसलिए कि क्योंकि वो मैंने अपनी मर्ज़ी से ब्याह कर लाई थी। अगर मैं तुझसे कुछ कहती या बताती तो मुझे यही कसूरवार ठहराता कि माँ मेरे लिए तो किसी लड़की लाई। लेकिन अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं तुझसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने माँ से कहा आप शर्मिंदा ना हों, आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे बेसाख्ता अपनी बीवी से घिन आने लगी और मैंने इसकी शदीद नफ़रत करने लगा। इसी रात वो मेरे ख्वाब में आई और मुझे कहने लगी कि मेरी कब्र खोल कर देखो। मैं हैरत से उठ बैठा कि ये कैसा ख्वाब है। वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैं हिम्मत करके उठा और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। वहाँ जाकर जैसे ही कब्र खोली तो अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल हौल गया। अंदर एक कब्र नहीं बल्कि एक कमरा था, जिसमें हल्की नीली और सुर्ख रंग की बत्ती जल रही थी। एक दायरा बना हुआ था जिसमें मखलूस खोपड़ियाँ और मोमबत्तियाँ पड़ी हुई थीं और एक औरत बैठी उन पर मुसलसल कुछ पढ़ कर फूंक रही थी। इसके बाल इसके चेहरे पर पड़े थे और इसके चेहरे पर पड़े थे, इसलिए इसका चेहरा ढका हुआ था। मैंने आगे देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटने वाली हो गईं। आगे मेरे सोसाइटी में ही कुछ औरतें सर झुकाए बैठी हुई थीं। मैंने हैरानगी से दोबारा अपनी नज़रें इस कमरे में दौड़ाई तो एक कोने में नज़र आने वाला मंज़र मेरे लिए रूह खींच ली गई। कोने में मेरी बीवी को रस्सियों की मदद से बांधा गया था और एक औरत मुसलसल उसके मुंह में कुछ डाल रही थी, जैसे वो मुंह बंद करके अंदर जाने से रोक रही थी। मैंने एकदम से फ़ोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दी। मैं इन्हें जानता था कि ये इन्हें अभी तो मैं तुझ पर हैरतों के पहाड़ टूटने थे। नीचे वाली मखलूक नहीं जानती थी कि इनके सर पर छत उड़ चुकी है। मैंने पुलिस के आने का इंतज़ार करते हुए इधर उधर जायज़ा लेना शुरू कर दिया। बेशक मैं एक फ़ौजी था, लेकिन अकेला इन पागल औरतों में उतरना किसी की बेवकूफ़ी से कम न था। चलते चलते कब्र के किनारे वाली तरफ आ गया। वहाँ से नीचे झांक कर देखा तो एक और हैरत का झटका लगा। वहाँ से सारा घास फूस गायब था। मैं नीचे उतरा तो सारा मामला समझ में आ
इस तरफ खुफिया दरवाज़ा बनाया गया था, जिसको दिन में लकड़ियों और झाड़ियों के झंगड़ से छुपा दिया जाता था। और मैंने सोचा कि ये क्या मामला है, मेरी बीवी ज़िंदा है जबकि माँ ने कहा था कि वो मर गई है और इसकी कब्र की जगह ये कमरा। इतने में यूँ पुलिस आ गई। हम दरवाज़ा खोलकर अंदर गए तो तब अंदर वालों को होश उड़े। वो सारी औरतें वहाँ से मुंह छुपाकर भागने लगीं, लेकिन वो पुलिस ने सबको पकड़ लिया। इंस्पेक्टर ने चेहरा छुपाई हुई औरतों के पकड़कर वो चीखने लगी और कहने लगी, मुझे छोड़ दो, वो तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम सबको भस्म कर दूंगी। मैं अम्मा बीबी हूँ, अम्मा बीबी। मैं नाकाम नहीं हो सकती। सिर्फ दो औरतें और इसके बाद मैं इसकी बलि देकर अमर हो जाऊंगी। इसका इशारा मेरी बीवी की तरफ था। अम्मा बीबी के नाम पर मैं चौंक पड़ा। मैंने एकदम आगे बढ़कर इस औरत के चेहरे के आगे से बाल हटाए तो मैं एकदम से ज़लज़लों में ज़द हो गया। मैंने अपने पाँव पर खड़ा और रहता मुश्किल हो गया था। अम्मा बीबी कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ ही थी। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि मेरी माँ तो 5 वक्ती नमाजी और तहज्जुद गुजार थी। फिर ये शैतानी औरतें कैसे लिए इन सबको पकड़ कर ले गई और अपनी बीवी के पास गया तो वो होश में आ चुकी थी। मैंने उसे रस्सियों से आज़ाद किया और घर ले आया। मेरे जहन में बेसाख्ता चल रहा था कि मुझे अपनी बीवी के होश में आने का इंतज़ार था। जब इसे होश आया तो उसको कुछ मुझे बताया और जो सुनकर मेरी औसान ख़ता हो गए। मेरी बीवी ने कहा कि मेरी सास बहुत अच्छी और नेक थी, हर एक के काम आती थी। वो तहज्जुद गुजार थी और इसलिए अल्लाह ने उनके हाथ में शिफा भी रखी थी। लोगों को दम डालती थी जिससे लोगों को शिफा मिलती। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग मेरी माँ के गुरेज हो गए थे। वो माँ के बदले में पैसे वगैरह देने की कोशिश करते तो मेरी माँ कहती कि मैं तो सिर्फ़ अल्लाह का कलाम पढ़ती हूँ और इसके पैसे मैं क्यों लूँ भला। इसी तरह जब वो इस दिन दम डालने गई तो उसने बहुत प्यार का काफिर औरत ने मेरी माँ को मार दिया, क्योंकि वो किसी ऐसी जगह ले जाना चाहती थी जो बहुत अच्छी थी। अच्छा हुआ जिस सब कद्र करते हों और वो उसकी आड़ में अपना घिनौना काम सर अंजाम दे सके। इसने न जाने कब से अम्मा पर नज़र रखी हुई थी। अम्मा की सारी आदतों और सारी बातों का इसे इल्म था, इसलिए इसने अम्मा को मार कर इनकी जगह ले ली। इसमें इसके साथ कुछ औरतें और भी मिली हुई थीं जो इसी सोसाइटी में रहती थीं। इस दिन इन सब औरतों से बात कर रही थी तो मेरी बीवी ने सब सुन लिया। उसने मुझे बताने की कोशिश की लेकिन राब्ता ना हो सका। लेकिन इस औरतों को पता चल गया कि मेरी बीवी सब जान गई है। उसने कहा कि इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। वो मुझे मारने लगी और इसके साथ दूसरी औरतों ने कहा कि हमें थोड़े दिन बाद बलि की ज़रूरत है, क्यों न इसकी दे दी जाए। चुनाचे इन्होंने मुझे जाकर अपने कमरे में बंद कर दिया और इधर मेरी मौत का ड्रामा किया। मैं सब सुनकर शशिर हो गया। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आई। मैं अपनी बीवी को गोद में सर रख कर लेट गया। सुबह मैंने इंस्पेक्टर को कॉल करके सारा मामला बताया और दरख्वास्त की कि औरतों को फांसी की सज़ा दी जाए। हमारे दरमियान कैसे लोग घुस आते हैं हमें कभी पता ही नहीं चलता। जब तक हमारी आंखें खुलती हैं तब तक हमारी बहुत देर हो चुकी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।